Together we can, together we can, together we can, together we can. हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास कॉलेज के बच्चों के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीयू अंडर सीयू सिलेबस सीसीएफ मेथड पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास नेशन के ऊपर कुछ डिबेट है। नेशन का क्लास कंप्लीट करा चुके थे, लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, यही डिबेट लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक के ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं, लिखेंगे। अगर बोलते बोलते लिखा जाए तो क्लास बहुत लंबा टना जाता है, खींचा जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्लास के वीडियो के ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, मेरे बातों को सिर्फ सुना जाए और बाकी जो नोट करना है इसका फोटोज आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिबेट अपॉन द फ्यूचर ऑफ नेशन, कि भविष्य में जो भी नेशन होंगे उन नेशन का फ्यूचर कैसा होगा, थोड़ा देखते हैं। तो इसके ऊपर एक पक्ष ऐसा है जो नेशन का बुराई करता है या फिर नेशन के अगेंस्ट बात करता है। एक सेक्ट ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है जो नेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस या फिर वो सेगमेंट के ऊपर उसका तारीफ करता है। क्लियर है? तो एक पर्सन है, उसका नाम है फिलिप गोर्स्की। ये अपने एक आर्टिकल, जो इनका आर्टिकल है द मोज़ाइक मूवमेंट एंड अर्ली मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ द मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये अपना एक आर्टिकल लिखे थे। इसमें वो आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि जो डच था ना, डच रिपब्लिक, वो एक ऐसा नेशन है जो फुल्ली मॉडर्न नेशन है और ये बना भी है पूरा मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म के ऊपर। क्लियर है? ये बात वो बोलते हैं। कौन? फिलिप गोर्स्की। किसमें बोलते हैं? अपने आर्टिकल में। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो डिबेट है फ्यूचर ऑफ नेशंस का, ये डिबेट टोटली रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम फिर रहा है एक ही चीज के ऊपर कि कोई नेशन कैसे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा। जो लगातार ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, डायनामिकिज्म आ रहा है। डायनामिकिज्म मतलब लगातार बदलाव की घड़ियां जो आ रही है स्टेट के लिए, उस सिचुएशन में एक स्टेट खुद के क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करके रख पाएगा, कैसे कोहेजन मतलब कि मतभेद को दूर कर पाएगा और अपने यूनिटी को बना के रख पाएगा, इसके ऊपर एक नेशन कैसे टिकेगा, तभी तो एक नेशन ग्रोथ पकड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर पूरा वो डिबेट चला। जिस पॉइंट्स में पहला पॉइंट आता है नेशन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें यह कहा गया कि आजकल देखा यह जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का जो रिलेवेंस है, जो उसका तत्परता है, यथार्थ है, संबंध है, वो बढ़ता जा रहा है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिस कारण से कुछ लोग बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये नेशन के बाउंड्री को खत्म कर दिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है। एक नेशन को नेशन रहने नहीं दिया, नेशन के बाउंड्री को इरोड कर दिया है, इसको खत्म कर चुका है। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट के पास लेस इन्फ्लुएंस बचा। ग्लोबलाइजेशन आने के कारण स्टेट का इन्फ्लुएंस कमा है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। इस बात के लेके अदर जो ग्रुप है वो एक बात, वो अपना मतलब कि तथ्य रखते हैं, अपना फैक्ट रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं और कहते हैं कि आज के समय में अगर आप सोचते हैं कि एक नेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो ये बात जाहिर सी बात है कि हाँ वो नेशन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन उस नेशन के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे ये क्रिटिकल कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे नेशन के सामने कि वो कैसे अपने कल्चरल आइडेंटिटी, एथनिसिटी को बरकरार रख पाएगा और कैसे पॉलिटिकल फ्रीडम को वो बरकरार रख पाएगा। जैसे चाइना को देखिए, चाइना में टोटलिटेरिज्म गवर्नमेंट है। टोटलिटेरिज्म कहने का मतलब कि डिक्टेटरशिप है। अब इस डिक्टेटरशिप में देखा जाए तो चाइना अपने कल्चरल आइडेंटिटी को तो बना कर रखा है, लेकिन क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम उनका छिन गया है। कल्चरल आइडेंटिटी मतलब कि एक कंट्री का पहचान, ना चाहते हुए भी साइन, जो जिससे कंट्री को पहचाना जा सके। तो ये चीज एक कंट्री कैसे मेंटेन करता है, इसके ऊपर डिबेट हुआ। क्लियर है? नेशन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन में सिंपल सा कहा गया कि नेशन स्टेट को ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण नेशन के पास कम इन्फ्लुएंस करने का पावर बचा। वही दूसरा लोग बोल रहा है कि एक नेशन स्ट्रांग हो सकता है, बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन उस नेशन के स्ट्रांग होने पे उसके सामने कुछ क्रिटिकल कंडीशन सामने आएंगे, जो कि उनका पॉलिटिकल फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर होगा। इसके दूसरे पॉइंट में नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटिज्म में कहा गया है। कॉस्मोपॉलिटिज्म कहने का मतलब ये भी एक क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी है कॉस्मोपॉलिटिज्म, कि वर्ल्ड नेशन में ही सीमित नहीं हो गया है, बहुत सारे नेशन का ग्रुप है, लेकिन उस नेशन में कोई बाउंड्री नहीं है, ये कॉस्मोस का एक पार्ट है, ऐसा माना गया। क्लियर है? तो नेशनलिज्म और कॉस्मोपॉलिटिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट में डिबेट हुआ, जिसमें कहा गया
कि जो बैलेंस ऑफ नेशंस प्राइड एंड ग्लोबल सिटीजनशिप इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो नेशन है उसका प्राइड, कल्चरल आइडेंटिटी हो गया, उसका इन्फ्लुएंस हो गया, उसका एथनिसिटी हो गया, उसका हिस्टोरिकल टाइज हो गया, हिस्टोरिकल डिबेट्स हो गया, ये सब साथ ही साथ एक नेशन, हम आपको बता चुके हैं कि एक नेशन बाउंड्री के अंदर नहीं रहता है, जहां जहां उससे प्यार करने वाले लोग रहते हैं वहां वहां नेशन का इन्फ्लुएंस होता है। तो एक नेशन के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप और उनका नेशन का प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो नेशनलिज्म है वो किसी यूनिटी को प्रमोट करता है, नेशन के यूनिटी को प्रमोट करता है और उसके सोवरेनिटी, सोवरेनिटी कहने का मतलब है कि कोई भी नेशन के पास खुद का पावर है, खुद के डिसीजन लेने का, कोई उसके डिसीजन को हैम्पर या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो इस पावर को, सोवरेनिटी के पावर को और नेशनल यूनिटी को बनाए रखने में नेशनलिज्म बहुत अच्छा है। लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म अगर हो जाए, दूसरा ग्रुप ये बोल रहा है कि अगर नेशनलिज्म बहुत एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो जर्मनी का हिटलर भी बना सकता है किसी को, और जर्मनी जैसा देश को भी युद्ध में, वॉर में लेकर घसीट के आ सकता है। तो नेशनलिज्म तो इंपॉर्टेंट है कि नेशन के प्राइड को वो बचाता है, सिटीजनशिप्स को, एथनिसिटी को, उसके नेशन के प्राइड, यूनिटी को, सोवरेनिटी को बचा के रखता है, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए उस नेशन में, ये बात कहा गया है। लेकिन वहीं पे कॉस्मोपॉलिटिज्म कहा गया, कॉस्मोपॉलिटिज्म को लेकर कहा गया कि कॉस्मोपॉलिटिज्म जो है ना वो प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन को, इंक्लूसिवनेस को। इंक्लूजन कहने का मतलब है कि बहुत सारा देश नहीं है, एक ही लोग हैं, हम लोग सब एक ही लोग, छोटे छोटे भाग में बटे हुए हैं। जैसे एक स्टेट बहुत सारे, एक नेशन बहुत सारे स्टेट्स में बटा रहता है ना, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना खुद का फ्रीडम को एंजॉय करता है, वो सुनता सबका एक है, यूनिटी को दिखाता है। वैसे ही बहुत से नेशन का यूनिटी ही अपना अर्थ है, वर्ल्ड है, कॉस्मोस है, कॉस्मोस का एक पार्ट है। और इस कॉस्मोस के पार्ट में ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे अभी देखें हम लोग ब्रिक्स समिट हुआ, जहां पे रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे देश लोग आए, मिले, कोऑपरेशन में रहे, आपसी सहयोग किए। तो ये आपसी सहयोग कॉस्मोपॉलिटिज्म के कारण बढ़ता है, और हम लोग बहुत सारे देश होके एक कॉस्मोस का पार्ट प्रूफ होते हैं। हम लोग बहुत सारे देश में बटे हुए हैं, लेकिन जब बोलते हैं कॉस्मोस का एक हम पार्ट हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं यूनिटी पे आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो कॉस्मोपॉलिटिज्म इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसको बढ़ावा देता है, ठीक है। लेकिन कॉस्मोपॉलिटिज्म के कारण कहीं ना कहीं नेशनल सोवरेनिटी, नेशनल प्राइड, नेशन, नेशनलिटी, नेशनलिज्म ये हैम्पर होता है, और नेशनल लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चंस आता है। ये दो डिबेट हुआ कंप्लीट, दो डिबेट का पॉइंट कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आ रहा हो धीरे धीरे करके। तीसरा डिबेट का जो पॉइंट गया वो डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के ऊपर आया। इस बात को लेके बहुत सारे थ्योरिस्ट और बहुत सारे आइडियोलॉजिकल विचारधारा रखने वाले लोग इस बात को लेके थोड़ा टेंशन में आ गए कि आने वाले समय में तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे, और उस चैलेंजेस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप टेंडेंसी को लेके आ जाएगा, जिस कारण से डेमोक्रेसी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को फेस करेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फेस करेगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फेस करते के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी हार्म हो जाएगा, क्योंकि देखो जब डिक्टेटरशिप आता है तो डिक्टेटरशिप का रिटालिएशन होता है, उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, और जब आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल सिक्योरिटी का हैम्पर होगा, और सिविल वॉर जैसा कंडीशन हो सकता है, तो नेशनल थ्रेट भी मिल सकता है इस कारण से। क्लियर है? वहीं कुछ लोग टोटलिटेरियनिज्म, मतलब डिक्टेटरशिप का एक छोटा भाई टोटलिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप को अदर वर्ड में कहते हैं, सिमिलर वर्ड में टोटलिटेरियनिज्म, इसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये हेल्प करता है कुछ डिसीजन मेकिंग में। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कुछ, अब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इन दोनों में से हम लोग को चुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने जगह पे सही है। इस डिबेट में ये आता है कि नेशन डिक्टेटरशिप को फॉलो करे कि डेमोक्रेसी को फॉलो करे, इस बात को क्वेश्चंस लेके उठ जाता है। अगला डिबेट हुआ सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कहीं ना कहीं सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं।
याद है सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक नेशन के पास उसका फ्रीडम होता है कि वो किसी भी डिसीजन में बाहरी मतलब कि इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट ना करे और बाहरी इंटरफेरेंस, आउटर इंटरफेरेंस को वो दूर रखे, कोई भी उसके डिसीजन को हैम्पर नहीं कर सकता। लेकिन याद है 1991 का समय जहां IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहीं ना कहीं इंडिया के डिसीजन को इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं चेंज किया था। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है उसको हैम्पर कर रहा है। इस चक्कर में कुछ लोग ये व्यू देते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी बात हुआ तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट में बात ये कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन इतना जरूरी है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, दो नेशन के बीच का मतभेद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, उसको बहुत बड़ा आने वाले पेंडेमिक्स को, जैसे कोविड का पेंडेमिक्स गया, सच में इसको सॉल्व किया गया क्या बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस चक्कर में कुछ लोग इनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी को हैम्पर करते हैं? हाँ, करते तो हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो भी सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था उसको हैम्पर तो करते हैं, लेकिन इनका फायदा भी बहुत है। अब इस चक्कर में लोग ये भी सोचने समझने माने डिबेट पे आ जाते हैं कि नेशंस के ऊपर अब सोवरेनिटी पे ध्यान दिया जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किया जाए। इसलिए कुछ क्वेश्चंस भी होता है जिसमें एक नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर चलता है, उसके ऊपर राइट दिया गया है वहां के नेशंस और सिटीजन्स को कि कोई भी वो सिटीजन किस कंट्री का पार्ट होगा नहीं होगा, वो नेशन किस ग्रुप का पार्ट होगा, किसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात है। इसको वायलेट करता है, इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर हेल्प चाहिए तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा डिबेट सुलझाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ बोलेंगे तो उनके बात को भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हैम्पर हो जाता है। इंडिपेंडेंस, नेशनल इंडिपेंडेंस हैम्पर होता है। डिसीजन मेकिंग का जो इंडिपेंडेंसी है, इंडिया का भी डिसीजन मेकिंग का इंडिपेंडेंसी 1991 में हैम्पर हुआ था जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था इंडिया में तब। इसलिए इस चीज को लेके नेशंस के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, क्या इन सब के कारण नेशन जो भविष्य में फ्यूचर में बनेगा उस नेशन को नेशन कह सकते हैं या फिर वो नेशन कहलाने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट ये आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड सोशल कोहेजन। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहने का मतलब कि पॉलिटिक्स की दुनिया में कुछ ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ करना, ऐसा आइडेंटिटी को क्रिएट करना जो कम्युनिज्म, कम्युनिटी, इन सब से, रिलीजियन, रेस, इन सब से ऊपर हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक ना होकर जनरलिस्ट हो। क्लियर है। और सोशल कोहेजन कहने का मतलब कि सामाजिक मतभेद, जो समाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है ना, वो प्रॉब्लम्स का बात किया जा रहा है। Increasing diversity within country raises the question about how to ensure unity। बात बिल्कुल सही है। अगर डाइवर्सिटी इतना अगर उठ गया है तो ये डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे बदलाव, बहुत से धर्म के लोग, बहुत से रंग के लोग, बहुत से जाति के लोग, ये इंडिया में मान लेते हैं, इंडिया को एग्जांपल लेके कि इंडिया में बहुत सा है। तो इंडिया में अगर ऐसा सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है इसमें, तो इंडिया के पास ये क्वेश्चन भी उठता है ना नेशनल यूनिटी को लेके। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इंडिया का मैक्सिमम वर्कफोर्स, मैक्सिमम पैसा कहीं ना कहीं यूनिटी को मेंटेन करने में जाता है। क्लियर है। अगला इस डिबेट में कहा जा रहा है द डिबेट एक्सप्लोर्स वेदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन रिप्रेजेंटेशन और फ्रेगमेंट सोसाइटी। और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगा, जो आइडियल पे बेस करके बनेगा, थोड़ा सा हटके रहेगा सबसे, इसमें कम्युनिटी वगैरह के ऊपर जाकर ये बात अगर करेगा तो कहीं ना कहीं क्या ये रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब मजबूत करेगा प्रतिनिधित्व को, या फिर समाज को तोड़ देगा। अब ये बात समझना है कि नेशन स्टेट में हम नेशन को सपोर्ट करें कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करें, इसके ऊपर डिबेट हुआ। दूसरे पॉइंट में नेशनलिज्म और कॉस्मोपॉलिटिज्म के ऊपर डिबेट हुआ। तीसरे पॉइंट में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के ऊपर डिबेट हुआ। चौथा पॉइंट सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिबेट हुआ। पांचवें पॉइंट में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सोशल कोहेजन के ऊपर डिबेट हुआ। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को लेकर डिबेट हुआ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण कोई नेशन किसी और नेशन के सोवरेनिटी को, किसी और नेशन के एग्जिस्टेंस के ऊपर हमला करके
उसको तबाह कर सकता है। जैसे देखा जाए इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर में पैलेस्टीन कहीं ना कहीं हार रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने के कारण। बहुत से कंट्री जिनके पास एटॉमिक एनर्जी है, वो कंट्री का अपना ही अलग इन्फ्लुएंस होता है। जैसे देखा जाए कि बहुत से कंट्री के पास, जैसे यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल के पास भी शायद न्यूक्लियर वेपन है, तो ईरान के पास तो नहीं है। और ईरान अगर डेवलप कर रहा है तो उसको डेवलप करने भी नहीं दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर भी ब्रेक लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है, रोड़ा बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये डिबेट ऐसा है कि समझना है कि भविष्य में नेशन को आने वाले चैलेंजेस के कैसे बचाया जा सके। ये डिबेट का मेन इसका मुद्दा था, सेंटर पॉइंट था चैलेंजेस के ऊपर, कि चैलेंज जो आएंगे भविष्य में नेशन के ऊपर, उसको कैसे दूर किया जाए या फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। क्लियर है? तो अल्टीमेटली हम ये समझ पा रहे हैं कि तुम लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक को क्लियर ना अगर ना हुआ हो तो जो भी डाउट हो उस डाउट को आप लोग कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हम उसका आंसर विद इन 4 to 5 आवर या फिर मॉर्निंग में कर देंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि क्लास कंप्लीट हुआ। अगर क्लास में और भी कुछ दिक्कत हुआ होगा या फिर समझ में ना आया हो तो आप लोग डायरेक्टली रीच कर सकते हैं हम लोग के सोशल हैंडल्स पे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। एकेडमी का टुगेदर वी कैन, बाय बाय।